हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पथ पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज की इस वीडियो में जो एसएससी जेईई के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, उसका हम 2013 के सेकंड पार्ट को देखने वाले हैं। 2013 के फर्स्ट पार्ट तक आपका जो भी क्वेश्चन था एसएससी जेईई का वो कवर हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक दोनों छोर से स्थापित दंड अपनी पूरी लंबाई पर एक समान वितरित भार को उठाए हैं। आलंबन पर बंकन आघूर्ण का मध्य विस्तृति पर बंकन आघूर्ण से अनुपात। जो आपका आलंबन पर बंकन आघूर्ण है, बेंडिंग मूवमेंट है, और मध्य विस्तृति यानी कि मिड स्पैन पे जो बेंडिंग मूवमेंट है, उसका अनुपात आपको बताना है कि क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं सॉल्व करके, क्या अनुपात होगा इनका। जो आपका सपोर्ट पर होता है, देखिए रेशियो ऑफ बेंडिंग मूवमेंट एट द सपोर्ट टू द बेंडिंग मूवमेंट एट मिड स्पैन, यानी कि मूवमेंट ऑफ सपोर्ट और मूवमेंट ऑफ मिड स्पैन को हम देखेंगे। तो सपोर्ट पे आपका जो मूवमेंट होता है WL²/12 और मिड स्पैन पे WL²/24। तो इसका जो हम सपोर्ट इसका रेशियो निकालेंगे तो आपका रेशियो आ जाएगा 2। तो यहाँ से मिड जो आपका सपोर्ट पे है मूवमेंट और जो आपका मिड स्पैन पे मूवमेंट है, इन दोनों का रेशियो आपका 2 होगा, यानी कि यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, द्विअक्षीय प्रतिबल की स्थिति में अपरूपण प्रतिबल का अधिकतम मान इससे ज्ञात होगा। द्विअक्षीय प्रतिबल की स्थिति में अपरूपण प्रतिबल का यानी कि शियर स्ट्रेस का अधिकतम मान हम किससे ज्ञात करते हैं? तो अविलंब प्रतिबलों के अंतर का आधा, अविलंब प्रतिबलों के अंतर के आधे से अपरूपण प्रतिबल का अधिकतम मान हमें ज्ञात होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक चक्रीय प्लेट जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है से एक चक्र व्यास प्लेट की एक त्रिज्या है काट लिया गया है। चक्रीय प्लेट के केंद्र से बचे हुए भाग के गुरुत्व केंद्र की दूरी होगी। एक आपका चक्रीय प्लेट है जिसका व्यास आपको 6 सेंटीमीटर दिया गया है, इससे एक चक्र जिसका व्यास प्लेट की एक त्रिज्या है काट लिया गया, इससे एक चक्र काट लिया गया। चक्रीय प्लेट के केंद्र से बचे हुए भाग के गुरुत्व केंद्र की दूरी आपको बतानी है। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे जब इसे, ये आपका फिगर दिया गया है, इसी फिगर की मदद से हम देखेंगे। ये आपका एक त्रिज्या था, इसमें से ये काट लिया गया है। देखिए, लेट जी दी पोजीशन ऑफ द सेंट्रॉइड डिस्टेंस x बार फ्रॉम p, यहाँ से हमको निकालना है। यहाँ पर देखिए x बार का मान हमको निकालना है, कैपिटल R और स्मॉल r का मान हमको पता है। तो यहाँ से हम रख के कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³ अपॉन कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इनका रेशियो। आपका यहाँ से आ जाएगा x बार का मान 3.5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ग्रेविटी ऑफ द रिमाइंडर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर प्लेट 3.5 माइनस 3, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, डिटेल सॉल्यूशन आपका दिया गया है। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं, उस काट जहाँ विशुद्ध बंकन हो रहा हो के उदासीन पृष्ठ पर यह प्रभाव होता है। जहाँ पर विशुद्ध बंकन होता है उसके उदासीन पृष्ठ पर क्या प्रभाव होता है? तो वहाँ पर आपका होता है शून्य विकृति। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है, शून्य विकृति। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक पदार्थ के टूटने या फटने से पहले तक ऊर्जा सोखने की योग्यता को इस नाम से जाना जाता है। किसी पदार्थ के टूटने या फटने से पहले तक ऊर्जा सोखने की योग्यता को हम चरमलता के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है, चरमलता। नेक्स्ट हम देखते हैं, नति परिवर्तन बिंदु पर क्या होता है? जो कंट्राफ्लेक्सर आपका पॉइंट होता है उस पर क्या होता है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको मिल जाते हैं। तो नति परिवर्तन बिंदु पर बंकन आघूर्ण शून्य होता है एवं इसका चिन्ह बदल जाता है। जो बेंडिंग मूवमेंट का मान होता है वो हमारा 0 होता है और उसका जो साइन होता है प्लस से माइनस या माइनस से प्लस में चेंज हो जाता है। तो ये हम पॉइंट याद रखेंगे कि नति परिवर्तन जो बिंदु होता है, कंट्राफ्लेक्सर जो पॉइंट हमारा है, उस पर हमारा बंकन आघूर्ण शून्य होता है और इसका चिन्ह जो होता है, साइन इसका बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक प्रास दंड जिसके मुक्त सिरे पर संकेंद्रित भार हो का अपरूपण चित्र होगा। एक आपका कैंटिलीवर बीम है जिसके फ्री एंड पे आपका पॉइंट लोड लग रहा है, संकेंद्रित भार, तो इसका शियर डायग्राम क्या होगा? शियर फोर्स डायग्राम, अपरूपण चित्र क्या होगा? तो ये होगा आयताकार। इसको हम सॉल्व करके भी देख सकते हैं। यहाँ से देखिए,
आपको दिखाया गया डिटेल सॉल्यूशन में कि इसका जो शियर फोर्स डायग्राम होगा ये आपका आयताकार होगा। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, विस्तृति मध्य पर संकेंद्रित भार W वाली प्रासदंड के मुक्त सिरे पर विक्षेपण होगा। तो विस्तृति मध्य पर यानी कि कोई आपका यहाँ पर कैंटिलीवर बीम दिया गया है जिसके सेंटर पर आपका पॉइंट लोड लग रहा है, तो वहाँ पर आपका जब मुक्त सिरे पर आपका पॉइंट लोड लग रहा है तो उसके लिए आपका विक्षेपण क्या होगा, यानी कि डिफ्लेक्शन का मान क्या होगा इसमें। तो इसमें आपका आंसर सी हो जाएगा 5WL3/48 EI। यहाँ से देख लीजिए, स्लोप का मान आपका है, कोई कैंटिलीवर बीम है और इसके सेंटर पे आपका पॉइंट लोड लग रहा है, तो यहाँ पर स्लोप का मान आपका हो जाएगा, स्लोप एट फ्री एंड पे आपका हो जाएगा θ=WL²/80I। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन आपका ऐसे होता है, ये आपका डिफ्लेक्शन है यहाँ से देखिए, और ये स्लोप आपका मीट पे देखा जा रहा है, तो डिफ्लेक्शन जो आपका होगा 5WL3/48 EI। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक जैसे पदार्थ एवं लंबाई वाले कई प्रिज्मीय दंडों में से वह दंड आनमन के दौरान अधिकतम भार वहन करेगी जिसके पास क्या होगा, अधिकतम कटीय मापांक होगा। एक जैसे पदार्थ एवं लंबाई वाले कई पृथ्वी दंडों में से वह दंड आनमन के दौरान अधिकतम भार वहन करेगी जिसके पास अधिकतम काटीय मापांक होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक शुद्ध अवलंबित दंड जिसकी प्रभावी विस्तृति यल है और जिस पर संकेंद्रित भार W है का अधिकतम विक्षेपण होगा। ये आपका सिंपली सपोर्टेड के लिए, इसका एक वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगा कि सिंपली सपोर्टेड बीम है उसमें जो केस आपके बनते हैं पॉइंट लोड और यूडीएल के, तो उस केस में आपका स्लोप क्या होता है, डिफ्लेक्शन क्या होता है। इसी तरीके से आपके कैंटिलीवर बीम में भी पूछे जाते हैं, कैंटिलीवर बीम है उसमें भी दो केस बनते हैं, एक पॉइंट लोड के और एक यूडीएल के, तो उसमें भी आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन पूछा जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन का एक वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा, जल्दी मिलेगा आपको, तो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है और जिसकी प्रभावी विस्तृति यल है, जिस पर केंद्रीय संकेंद्रित भार यानी कि सेंटर में आपको पॉइंट लोड लग रहा है, तो इसका अधिकतम विक्षेपण यानी कि मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, तो इसके लिए आपका होता है WL3/48 EI। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। यहाँ से देखिए, सिंपली सपोर्टेड बीम है, सेंटर पे आपका पॉइंट लोड लग रहा है, तो स्लोप एट सपोर्ट आपका हो जाएगा WL²/16 EI और डिफ्लेक्शन आपका मैक्सिमम एट सी पॉइंट आपका हो जाएगा WL3/48 EI। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक शुद्धालंबित दंड जिसकी लंबाई यल है और उसके केंद्र पर संकेंद्रित भार W है। सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी लंबाई आपका स्पैन दिया गया यल और इसके सेंटर पर आपका एक पॉइंट लोड लग रहा है W। यदि इस भार को दंड की पूरी विस्तृति पर एक रूपता से बांट दिया जाए तो संकेंद्रित भार और एक रूपता से फैले विस्तृति भार में अधिकतम विक्षेपण का अनुपात है। इसमें आपका रेशियो पूछा जा रहा है कि जो आपका सिंपली सपोर्टेड बीम अगर है और यूडीएल लोड लग रहा है आपका, तो उस पर आपका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अंडर कंसंट्रेटेड लोड एंड अंडर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जो आपका पॉइंट लोड है और यूडीएल है, इन दोनों के बीच में आपका रेशियो पूछा जा रहा है क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए WL3/48 EI हो जाएगा और फिर हमारा यूडीएल के लिए होता है 5WL4/384 EI। तो जब हम इसको, ये आपका डिवाइड में था, जब हम मल्टीप्लाई किए तो ये अपोजिट हो गया, 384 EI ऊपर चला गया और 5WL4 यहाँ पर नीचे आ गया। तो यहाँ से हमारा जब रेशियो इनका निकालेंगे आ जाएगा 8/5 EL। तो 8/5 टेकिंग यूनिट लेंथ रेशियो विल बी 8/5। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक शुद्धालंबित दंड एक आलम्ब पर शून्य प्रबलता एवं दूसरे आलम्ब पर एक घात यानी कि रैखिकता परिवर्तित प्रकृति की प्रबलता W का वितरित भार उठाए हुए है। BMD का आकार यह होगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछा जा रहा है कि उसका आकार क्या होगा, तो यहाँ से इसका आकार हो जाएगा घनीय परवल आकार, लेकिन इसको हम फिगर की वजह से देखेंगे। आपका कोई भी केस दे देता है सिंपली सपोर्टेड का कैंटिलीवर बीम का, उसे पॉइंट लोड लगा है, यूडीएल लगा है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगा है, तो उस केस में आपसे पूछा जा सकता है कि शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का आकार क्या होता है। तो यहाँ से आपको पूछा गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का आकार, तो ये रहा आपका आकार WL², यहाँ पर देखिए 9, यहाँ पर आ गया आपका मान, तो 9√3। तो यहाँ से आपका आकार क्या हो जाएगा, घनीय परवलयाकार। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं,
एक स्तंभ बी इंटू डी पर उत्केंद्रीय भारण के अंतर्गत आयताकार अनुप्रस्थ काट के लिए क्रोड काट का अधिकतम विस्तार यह होगा। क्रोड काट का अधिकतम विस्तार क्या होता है, यहाँ से हम देख सकते हैं ये आपका बी है और ये हमारा डी है, तो ये d/3 और ये b/3। ये आपका कोर फॉर रेक्टेंगुलर स्क्वायर एंड आई सेक्शन इज रोम्बस एंड फॉर सर्कुलर सेक्शन विल बी सर्कुलर ऑफ डायमीटर d/4। तो यहाँ से आपका कोर दिया गया है, इसका मान क्या होगा b/3 और d/3। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा डी, b/3 और d/3। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नांकित दंड में विस्तृति मध्य बिंदु पर डी पर अपरूपण बल यह होगा। अपरूपण बल का मान पूछा जा रहा है, ये विस्तृति दी गई है, यहाँ पर एक मूवमेंट लग रहा है, यहाँ से अपरूपण बल का मान क्या होगा, यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे अपरूपण बल का मान, शियर फोर्स का मान। तो यहाँ से आपका शियर फोर्स का मान आ जाएगा एट डी पॉइंट पे m/l। तो यहाँ से आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है m/l। इसको हम सॉल्व करके देखेंगे, यहाँ से आपका डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यल विस्तृति के दो एक समान सुदलंबी दंडों पर एक समान भार W लदा है। उनमें एक दंड पर W भार उसके मध्य बिंदु पर है और दूसरे दंड की पूरी विस्तृति पर यूडियल के रूप में है। तदनुसार उनके मध्य विस्तृति भंगन आघूर्ण का अनुपात कितना है। तो यहाँ से हम देखेंगे अनुपात आपसे पूछा जा रहा है, मिड स्पैन बेंडिंग मोमेंट बीम कैरिंग द लोड W एट इट्स सेंटर। जब सेंटर पे है m मिड स्पैन तो WL/4 और बीम कैरिंग यूडियल ओवर द इंटायर स्पैन, तो ये आपका हो जाएगा मिड स्पैन WL²/8। रेशियो ऑफ दियर मिड स्पैन बेंडिंग मूवमेंट, तो इन दोनों का हम रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ से आपका आ गया 2/L, यानी कि दोनों का रेशियो जो है, इफ स्पैन हैज ए यूनिट लेंथ देन रेशियो विल बी 2। तो स्पैन जब यूनिट लेंथ होगा तो रेशियो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सिग्मा टाउ प्लेन के मोहर सर्किल में सिग्मा आपका अविलंब प्रतिबल और टाउ आपका अपरूपण प्रतिबल है। ऊर्ध्वाधर व्यास यह प्रदर्शित करता है। ऊर्ध्वाधर व्यास आपका क्या प्रदर्शित करता है मोहर सर्किल में, ये हमारा है अधिकतम अपरूपण प्रतिबल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्रदर्शित करता है ऊर्ध्वाधर व्यास में ये। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, एक संरचना जो किसी भी बिंदु पर बंकन के दौरान नगण्य या शून्य निरोध पेश करती है यह कहलाती है। एक संरचना जो किसी भी बिंदु पर बंकन के दौरान जब शून्य निरोधन पेश करती है तो ये क्या कहलाती है, तार या केबिल। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है, तार या केबिल कहलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जब दूर वाली छोर आबद्ध है, यानी कि एक जो सपोर्ट है आपका दूसरे सपोर्ट फिक्स है आपका, तो एक प्रिज्मीय दंड के निकट छोर को इकाई कोण से गुणन कराने के लिए बिना स्थानांतरण आवश्यक आघूर्ण है। जब दूर वाली छोर आबद्ध है तो हमारा कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर देख सकते हैं एक इंड आपका फिक्स है, यहाँ से हमारा हो जाएगा स्टिफनेस 4kI/L व्हेन फार्दर इंड इज फिक्स्ड। जब दूर का जो एक सपोर्ट इंड होगा वो फिक्स होगा। व्हेन फार्दर इंड इज हिंज, जब हिंज होगा तो आपका स्टिफनेस क्या हो जाएगा 3kI/L। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है, जब दूर का इंड आपका फिक्स हो, तो ये केस आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें आपका स्टिफनेस हो जाएगा 4kI/L। यहाँ से देखिए 4EI/L यहाँ पर दिया गया है, 4EI/L आपका डी ऑप्शन आपका सही आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, बी चौड़ाई वाले आधार के समलंबी खंड की प्रतिधारक दीवार भूमि को अपने पृष्ठ पर प्रतिधारित करती है। तदनुसार आधार पर कोई तनन न उत्पन्न हो, इसके लिए परिणामी बल को आधार की मध्य रेखा से आधार का कितनी दूरी के भीतर प्रतिच्छेद करना होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे पर जो आपका इसेंट्रिसिटी होती है वो क्या होगा, यहाँ पर b/6 होगा। देखिए, condition for no tension to be developed at base for retaining wall of trapezoidal section, resultant force will intersect the base from center line of the base within a distance of b/6। देखिए इसेंट्रिसिटी आपकी वेयर ई इज आपकी इसेंट्रिसिटी है, उत्केंद्रता है, तो ये आपका b/6 होगा। b/6 आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मरोड़ी आघूर्ण टी के कार्य के अंतर्गत वृत्ताकार कूपक यानी कि शैफ्ट का व्यावर्तन मोड़ का कोण इस प्रकार ज्ञात होगा। किस प्रकार से ज्ञात होता है, जो टार्सन का हमारा इक्वेशन होता है वो क्या होता है, मरोड़ जो हमारा समीकरण होता है T/θ G/J। देखिए यहाँ पर T/R τ/R T/J Gθ/L। यहाँ पर आपका फॉर टार्सन इक्वेशन आपका जो होता है τ/R T/J Gθ/L। तो यहाँ से हम थीटा का मान निकाल सकते हैं TL/GJ। यहाँ से जब इन दोनों को हम कंपेयर करें तो थीटा का मान निकाल लेंगे। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा TL/GJ हो जाएगा।
तो यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर है कि कोड आपका क्या निकल जाएगा TL/GJ। तो ये हम टॉर्सन का इक्वेशन भी याद रखेंगे। टॉर्सन इक्वेशन आपका क्या होता है, τ/r T/J Gθ/L। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट हम देखते हैं दो स्प्रिंगों जो आपका दुर्नम्यता S1 और S2 जो एक श्रृंखला में जुड़े हैं, सीरीज में एक जुड़े हैं कि तुल्य दुर्नम्यता क्या होगी, यस होगी, जो आपका क्या किसके बराबर होगा, तो S1 S2/S1 प्लस S2 के बराबर होगा। ये ऑप्शन आपका सही है। यहाँ से हम देख सकते हैं सीरीज जो इनकी इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ टू स्प्रिंग्स, सीरीज कॉम्बिनेशन आपका क्या है 1/S1 प्लस 1/S2, यस इक्विवेलेंट। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं जब इसको सॉल्व करेंगे S1 S2/S1 प्लस S2। तो यस इक्विवेलेंट आपका क्या हो जाएगा S1 प्लस, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए है, ये सीरीज के लिए है। तो आपके सीरीज के लिए पूछा जा रहा है तो आपका यस इक्विवेलेंट हो जाएगा S1 S2/S1 प्लस S2। नेक्स्ट हम देखते हैं दोनों सिरों पर आबद्ध एक अक्षीय भारित स्तंभ का व्याकुंचन भार बकलिंग लोड जो होगा क्या होगा, किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। तो बकलिंग लोड हम ज्ञात करते हैं 4π² EI/L²। सी ऑप्शन आपका सही है सर। दोनों सिरों पर आबद्ध है, फिक्स है, एक अक्षीय भारित स्तंभ का जो बकलिंग लोड होगा हमारा वो हम ज्ञात करेंगे 4π²EI/L² से। यहाँ से हम देख सकते हैं 4π²EI/L² से हम बकलिंग लोड ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइजन अनुपात म्यू को इसके अनुपात के रूप में परिभाषित किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। पॉइजन अनुपात को किसके अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो अनुप्रस्थ विकृति का अक्षीय विकृति के साथ, अनुप्रस्थ विकृति का अक्षीय विकृति के साथ अनुपात के रूप में हम पॉइजन अनुपात को व्यक्त करते हैं। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। यहाँ से देखिए लेटरल स्ट्रेन और ट्रेवर्स स्ट्रेन अपन लीनियर और प्राइमरी स्ट्रेन को हम इसके अनुपात को व्यक्त करते हैं, पॉइजन अनुपात को इससे हम डिनोट करते हैं। ये आपका हो जाएगा 1/m, म्यू इक्वल टू 1/m होता है, वेयर m इज कांस्टेंट। म्यू की जो लिमिट है वो क्या होती है, ये आपको पहले वीडियो में बताया जा चुका है। म्यू की जो लिमिट होती है आपकी, म्यू आपका पॉइजन रेशियो है और इसकी लिमिट आपकी होती है 0 to 0.5। 0.5 मैक्सिमम वैल्यू है और 0 आपकी मिनिमम वैल्यू है म्यू की। अलग अलग मटेरियल के लिए इसका म्यू का मान पूछा जाता है, पॉइजन रेशियो का मान पूछा जाता है। तो देखिए नोट में आपका क्या दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ रॉड डज नॉट रिमेन अनचेंज्ड एज ए रिजल्ट ऑफ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलोंगेशन एंड ट्रेवर्स कंट्रैक्शन। फिर हमारा दिया है पॉलीमर फोम्स एक्सपैंड लेटरली व्हेन स्ट्रेस्ड, दस एक्सियल एंड लेटरल स्ट्रेन हैव सेम साइन, हेंस पॉइजन रेशियो इज निगेटिव। जब आपका एक्सियल एंड लेटरल स्ट्रेन हैव सेम साइन होगा तो आपका पॉइजन रेशियो आपका निगेटिव होगा। अलग अलग मटेरियल के लिए आपको पॉइजन रेशियो पूछा जाता है, तो ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट करिएगा आप। पिछले वीडियो में बताया गया है कि ग्लास के लिए आपको पॉइजन रेशियो का मान क्या होता है, कंक्रीट के लिए क्या होता है, कास्ट आयरन, स्टील, रट आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रॉस या ब्रॉन्ज, नायलॉन, रबर। मैक्सिमम आपका क्या होता है, रबर का होता है 0.5 और मिनिमम आपका कार्क का होता है 0, जो आपका यहाँ पर नहीं दिया गया। कार्क का जो पॉइजन रेशियो का मान होता है 0 होता है और आपका रबर का जो पॉइजन रेशियो का मान होता है सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है 0.5। तो ये हम याद रखेंगे और जो लिमिट है आपकी पॉइजन रेशियो की 0 to 0.5 है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक पतली सिलेंडर नुमा के कोष यानी कि शेल में अनुदैर्ध्य प्रतिबल का परिधीय हुप प्रतिबल से अनुपात होगा। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इस पर 2 क्वेश्चन बनते हैं जो आपको पीछे भी बताया गया है, आज भी देख लीजिए। एक पतली सिलेंडर नुमा कोष में अनुदैर्ध्य प्रतिबल का परिधीय हुप प्रतिबल से अनुपात क्या होगा, तो ये होगा 0.5। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। यहाँ पर देख लीजिए हुप स्ट्रेस जो होता है आपका वो आपका होता है सिग्मा एच, जो हम ज्ञात करते हैं PD/2T। इसका मान पूछ लेता है। अभी इसमें आपका अनुपात पूछा है तो अनुपात हम निकाल के बता दिए 0.5 होता है, लेकिन अलग अलग मान पूछता है। हुप स्ट्रेस का मान क्या होता है, तो PD/2T। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। और जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होता है उसका मान आपका होता है PD/4T। तो केवल यहाँ से 2 और 4 का कन्फ्यूजन है, तो आप हमेशा याद रखेंगे हुप स्ट्रेस का जो मान होता है PD/2T और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का मान PD/4T। जब इनका रेशियो पूछा जा रहा है तो रेशियो जो हम निकालेंगे तो इनका रेशियो आ जाएगा 0.5। तो इस क्वेश्चन में आपसे रेशियो पूछा गया था तो आंसर आपका हो जाएगा 0.5। नेक्स्ट हम देखते हैं कंक्रीट M20 के ग्रेड का अर्थ है कि 15 सेंटीमीटर के घन की विशिष्ट संपीड़क शक्ति 28 दिनों के पश्चात यह होगी। कंक्रीट M20 के ग्रेड का क्या अर्थ होता है कि 15 सेंटीमीटर के घन की संपीड़क
युक्त 28 दिनों के पश्चात जो इनका मान होता है वही होता है। तो पहले ही बता चुका है, जो यम के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई होती है वही उसकी 28 दिन के बाद संपीड़न सामर्थ्य होती है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ये एमपीए में ये इसकी सामर्थ्य होती है। M20 का पूछा जाए तो ये आपका 28 दिन के बाद इसकी सामर्थ्य हो जाएगी 20 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर या 20 MPa, क्योंकि 1 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर जो होता है आपका 1 MPa के बराबर होता है, इसलिए कोई चेंज नहीं होता है। अगर न्यूटन पर एम एम स्क्वायर को MPa में अगर हम चेंज करें तो कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 20 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। यहाँ से देखिए अलग अलग जो भी आपके कंक्रीट के ग्रेड है उसका आपको दिखाया गया। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपका 15 सेंटीमीटर क्यूब एट 28 डेज इन न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू इसके ग्रेड के साथ लिखी हुई होती है वही उसकी 28 दिन बाद संपीड़न सामर्थ्य होती है। M10 का 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर, 15 का 15। ऐसे आपका जो कंक्रीट को यहाँ पर डिवाइडेशन भी दिखा दिया गया ग्रुप के अकॉर्डिंग। ग्रुप भी आपसे पूछा जाता है कि ऑर्डिनरी कंक्रीट आप में कौन कौन से ग्रेड आते हैं, स्टैंडर्ड कंक्रीट में कौन कौन से ग्रेड आते हैं और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में कौन कौन से ग्रेड आते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि M10 से आपका लिया गया कंक्रीट का जो मान है M10 से M80 तक। तो M10 से M20, M10, 15, 20 आपका आता है ऑर्डिनरी कंक्रीट में। इसी तरीके से स्टैंडर्ड कंक्रीट का जो मान है M25 से M55 तक और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का मान M60 से M80 तक। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपसे एक भव्य कंक्रीट बांध बनाने को कहा गया है, आप किस प्रकार के सीमेंट का प्रयोग करेंगे। तो अगर भव्य कंक्रीट बांध बनाने के लिए कहा जा रहा है तो आप किस प्रकार के सीमेंट का प्रयोग करेंगे। तो सीमेंट हम प्रयोग करेंगे लो हीट सीमेंट, कम उष्मा सीमेंट का हम प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। यहाँ से हम डिटेल देख सकते हैं कि मॉस कंक्रीट फाउंडेशन एंड डैम विच रिक्वायर लो हीट ऑफ हाइड्रेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं, संसाधन यानी कि क्यूरिंग का लक्ष्य यह नहीं होता। क्या नहीं होता उसका लक्ष्य, पहले हम देखते हैं, सारे ऑप्शन को देखेंगे। वो ऑप्शन से जल हानि को रोकना, सीमेंट कंक्रीट में संकुचन को कम करना, कंक्रीट के गुणधर्मों की रक्षा करना या कंक्रीट की शक्ति को घटाना। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है इसके लिए कि क्यूरिंग का लक्ष्य यह नहीं होता है कि कंक्रीट की शक्ति को घटाना। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट की प्रारंभिक जमाव की अवधि क्या होती है। क्वेश्चन तो बार बार आपसे पूछे जाते हैं, लगभग हर सेट में मिल जाते हैं। जो आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है OPC सीमेंट, उसकी जो आरंभिक जमाव काल होती है, प्रारंभिक जमाव काल इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होती है और फाइनल सेटिंग टाइम आपकी 10 घंटे या 600 मिनट होती है। तो आपसे पूछा जाए इनिशियल यहाँ पर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर 30 मिनट हो जाएगा, 30 मिनट प्रारंभिक जमाव काल आपका 30 मिनट होता है। अगर आपका फाइनल सेटिंग टाइम पूछा जाए तो आपका हो जाएगा 10 घंटे या 600 मिनट। यहाँ पर दिया गया है 30 मिनट और 10 घंटे, ये आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक सीमेंट में C3S की अधिक प्रतिशतता और C2S की कम प्रतिशतता की परिमाण यह होगा। अगर C3S को अधिक हम यूज कर रहे हैं, C2S को कम प्रतिशत में यूज कर रहे हैं तो इसका परिमाण क्या होगा। यहाँ से आपके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपका देखिए सी ऑप्शन आपका सही है, दोनों 1 और 2, 1 और 2 आपका सही है। शीघ्र कठोरन और उच्च उष्मा उत्पत्ति के साथ उच्च शीघ्र शक्ति। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट के दोनों के बारे में दिया गया, देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, IS 456 के अनुसार कंक्रीट की विभाज्य तनन शक्ति यानी कि FCR का अनुमान उसकी संपीड़न शक्ति से इस प्रकार लगाया जा सकता है। किस प्रकार हम लगाते हैं, FCR = 0.7 FCK से। IS 456 के अनुसार ये है, तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है, FCR = 0.7 FCK। अगर FCK का मान आपको पता है तो FCR का मान आप निकाल सकते हैं 0.7 √FCK से। नेक्स्ट हम देखते हैं, मंद पर्यावरणीय अनावरण के लिए जल सीमेंट का अधिकतम स्वीकार अनुपात यह होना चाहिए। जल सीमेंट का अधिकतम स्वीकार अनुपात क्या होता है, 0.55। मंद पर्यावरणीय अनावरण के लिए ये जल सीमेंट का अधिकतम स्वीकार्य अनुपात है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कंक्रीट में वायु संविष्टता इसको बढ़ाती है, क्या बढ़ाती है, कार्यशीलता को। कंक्रीट में वायु संविष्टता कार्यशीलता को बढ़ाती है, ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट के शीघ्र जमाव के लिए मिलाया जाता है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट हम मिलाते हैं शीघ्र जमाव के लिए, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट के उत्पादन के दौरान उसमें जिप्सम या प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए मिलाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा था आपसे एग्जाम में। तो ये आपका सीमेंट के जमाव समय को समायोजित करने के लिए हम रिटार्डर का ये काम करता है जिप्सम, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं। तो इसको हम इसलिए मिलाते हैं कि ये सीमेंट के जमाव समय को समायोजित करने के लिए, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं,
एक आरसीसी दंड में एफई 500 इस्पात के लिए तनन इस्पात का न्यूनतम प्रतिशत है। 500 के लिए आपका तनन इस्पात का न्यूनतम प्रतिशत होगा 0.17। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखिए मिनिमम परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील इन एन आरसीसी बीम फॉर एफई 500 स्टील इज क्या हो जाएगा 0.85 FY होता है। तो इसको परसेंटेज में दिखाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.85 FY आपका होता है। FY का मान आपका 500 दिया हुआ है, जो FE 500 है वही आपका FY का मान है। तो यहाँ से हम FY का मान रख लेंगे इस फार्मूले में और यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसका परसेंटेज, तो 0.17। नेक्स्ट हम देखते हैं IS 456 के आधार पर कैंटिलीवर यानी कि प्रास की प्रभावी लंबाई यह मानी जाएगी। 456 के अनुसार हम कैंटिलीवर की प्रभावी लंबाई क्या मानते हैं, निर्बाध विस्तृति प्लस प्रभावी गहराई बाई 2। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यदि मॉड्यूलर अनुपात यम है, कंक्रीट एवं इस्पात में प्रतिबल अनुपात आर है, तो क्रांतिक उदासीन अक्षीय नियतांक के इस प्रकार होगा। के का मान क्या होगा, यम अपान यम प्लस आर। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। यहाँ से हम देख सकते हैं यम अपान यम प्लस आर। के का मान यहाँ से आपको मिल गया है। यम आपका मॉड्यूलर रेशियो है, टी आपका स्ट्रेस इन स्टील और सी आपका स्ट्रेस इन कंक्रीट। नेक्स्ट हम देखते हैं द्विदिश क्रिया अर्थात पंचिंग अपरूपण के लिए परिकलित अपरूपण प्रतिबल टाउ भी को निम्न संबंध संतुष्ट करना चाहिए। टाउ भी इज यहाँ पर देखिए इज लेस देन आपका है KS टाउ सी। तदनुसार इसमें कार्यकारी प्रतिबल विधि के अनुसार वर्किंग स्ट्रेस मेथड से आपसे पूछा जा रहा है टाउ सी कितना होगा, तो आपका हो जाएगा 0.16 रूट में FC के। 0.16 रूट FC के। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर देखिए दिखाया गया है कि टाउ सी का मान आपका 0.25 FCK कब होगा, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन से, और वर्किंग स्ट्रेस मेथड आपसे पूछा गया है यहाँ पर, तो इसमें आपका हो जाएगा टाउ सी का मान 0.16 रूट FCK। नेक्स्ट हम देखते हैं दो मुख्य प्रबलन छड़ों के बीच निम्नतम क्षैतिज दूरी इतनी होनी चाहिए। दो मुख्य मेन प्रबलन छड़ों के बीच न्यूनतम क्षैतिज दूरी कितनी होनी चाहिए, तो केवल पुंज के अभिहित आकार से 5 mm अधिक। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। केवल पुंज के अभिहित आकार से 5 mm अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं एकल रूप से प्रबलित दंड में यदि कंक्रीट में स्वीकार्य प्रतिबल इस्पात के स्वीकार्य प्रतिबल से पहले पहुंच जाता है, तो उस दंड को क्या कहते हैं, तो अति प्रबलित परिच्छेद कहते हैं। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। स्वीकार प्रतिबल से पहले पहुंच जाए तो उसे हम अति प्रबलित परिच्छेद कहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर हम सेक्शन के बारे में देख सकते हैं। बैलेंस सेक्शन आपका होता है, अंडर रेनफोर्स होता है और ओवर रेनफोर्स होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यदि सिग्मा यस एक क्षण में प्रतिबल है और टाउ BD अविकल्प जोड़ बांड प्रतिबल है, तो उस व्यास फाई की छड़ की विकास लंबाई इस प्रकार होगी। डेवलपमेंट लेंथ आपसे पूछी जा रही है, विकास लंबाई क्या होगी, तो फाई सिग्मा एस अपॉन 4 टाउ BD। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। डेवलपमेंट लेंथ है ये आपकी LD। डेवलपमेंट लेंथ को हम LD से डिनोट करते हैं, फाई सिग्मा एस अपॉन 4 टाउ BD। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रबलित कंक्रीट दंड में पार्श्व मुख्य प्रबलन उपलब्ध कराया जाता है जब दंड की पेटा यानी कि वेब गहराई इससे अधिक होती है। पार्श्व मुख्य प्रबलन उपलब्ध कब कराया जाता है, जब उनकी वेब गहराई किससे अधिक होगी, 750 mm से अधिक होगी, तब। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रास्त प्रतिधारण की हुई दीवार का प्रयोग इससे अधिक ऊंचाई के बाद नहीं करना चाहिए। प्रास प्रतिधारण की हुई दीवार का प्रयोग किससे अधिक ऊंचाई से नहीं करना चाहिए, तो 6 मीटर से अधिक ऊंचाई के बाद नहीं करना चाहिए। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रबलित कंक्रीट दंड में विकर्ण तनाव न्यूट्रल अक्ष के नीचे बढ़ता है और न्यूट्रल अक्ष के ऊपर घटता है। प्रबलित कंक्रीट दंड में विकर्ण का जो तनाव होता है न्यूट्रल अक्ष के नीचे बढ़ेगा और न्यूट्रल अक्ष के ऊपर घटेगा। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं दो रिवेट्स के बीच की दूरी जो अनुप्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत मापी जाती है क्या कहलाती है, तो ये हमारा गेज कहलाती है। इससे रिलेटेड जो भी और टॉपिक आपके बनते हैं पॉइंट वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका दो रिवेट्स के बीच की दूरी जो अनुप्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत मापी जाती है वही हमारी गेज कहलाती है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं शुद्धालंबित धरणों में स्वीकार्य विक्षेपण इससे अधिक नहीं होना चाहिए, किससे, विस्तृति के 1/325 तक।
इससे अधिक आपका नहीं होगा, तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वह दंड धरन जो सीढ़ी पैड़ी को आलम में प्रदान करता है आमतौर पर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं वो? तो चलिए ये दो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आबंधक, स्ट्रिंगर उसको हम बोलते हैं, सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। यहाँ पर देखिए ये आपका दिया गया एक स्टेयर दिखाया गया, द बीम सपोर्टिंग द स्टेयर, स्टेयर्स आर जनरली नोन एज स्ट्रिंगर। ये आपका दिया गया है, इसको जो सपोर्ट करता है इसको हम स्ट्रिंगर बोलते हैं। जो ये आपका स्टेयर है इसको जो सपोर्ट कर रहा है इसको हम स्ट्रिंगर बोलते हैं। और ये जो आपके स्टेप बने होते हैं, ये स्टेप, तो इसमें जो आपके स्टेप बने हुए हैं ये हमारे राइजर कहलाते हैं, और जिसपे हम पैर रखते हैं चलते हैं, जिसपे पैर रख के वो हमारे ट्रेड कहलाते हैं, और ये हमारे राइजर होते हैं और ये हमारे ट्रेड होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक वर्गाकार कोने वाली प्लेट के साथ वेल्डिंग की गई पट्टी का फिलेट का अधिकतम आकार होगा। अधिकतम आकार क्या होता है इनका? तो प्लेट की मोटाई से 1.5 mm कम होता है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन हम आज का देखते हैं, इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, किसी क्षेत्र के केंद्र से निकटतम सुगम किनारे तक न्यूनतम किनारा एवं अंत दूरी निम्नलिखित से कम नहीं होनी चाहिए, किससे? 1.7 गुना छिद्र व्यास से कम नहीं होनी चाहिए, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो इस चैनल पर आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सभी टॉपिक को कवर कराए जाते हैं। अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज हम देख रहे हैं, ऐसे ही और प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। जैसे बिल्डिंग मटेरियल की पूरी चैप्टर के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको भी कवर कराया गया है। इसी तरीके से आपको सर्वेइंग की जो सीरीज है वो भी चल रही है, तो आप सभी वीडियो